तो अच्छा, तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है बंधन ऊर्जा और बंध लंबाई। तो सबसे पहले हम बंधन ऊर्जा के बारे में देख ले। बंधन ऊर्जा होता क्या चीज, क्या देख रहे हैं अपन पहले? बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या होता है? किसी अणु में उपस्थित बंध को तोड़ने के लिए या वियोजित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस अणु की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा जो होती है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है बंधन वियोजन ऊर्जा और दूसरा होता है औसत बंधन ऊर्जा। अब बंधन वियोजन ऊर्जा क्या है ये तो अभी मैंने बता दिया। बंधन वियोजन ऊर्जा मतलब किसी अणु में उपस्थित उनके परमाणुओं के मध्य बंध को तोड़ने के लिए या वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो होती है उसकी क्या कहलाती है? बंधन वियोजन ऊर्जा कहलाती है। तो ये हो गया बंधन वियोजन ऊर्जा। अब ये बंधन वियोजन ऊर्जा को हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो ये बंधन वियोजन ऊर्जा का मान जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। अलग अलग होता है का मतलब, जैसे मान लो एग्जांपल के रूप में हम कार्बन ले ले तो कार्बन और कार्बन एक बंध है। इसकी बंधन वियोजन ऊर्जा का मान जो होता है वो कितना होता है? 83 होता है। उसी प्रकार N ट्रिपल बॉन्ड N के लिए बंधन ऊर्जा का मान 146 होता है। O डबल बॉन्ड O की बंधन ऊर्जा का मान होता है 86 होता है और ये होता है 146। तो ये अलग अलग अणुओं के लिए वियोजन ऊर्जा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम औसत ऊर्जा को भी परिभाषित कर सकते हैं। औसत ऊर्जा क्या होगा या औसत बंधन ऊर्जा क्या होगा? किसी अणु में उपस्थित बंधों को अलग अलग या किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बने बंध को अलग अलग तोड़ने पर क्या होती है? उनकी ऊर्जा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। अब इसको क्या करेंगे? जितने बंध है उतने बंध की बंधन ऊर्जा से बंधों की संख्या का भाग दे देते हैं तो उसकी औसत बंधन ऊर्जा ज्ञात हो जाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले ले मेथेन CH4। तो CH4 में ये क्या होता है? कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसमें 1 2 3 और 4 बंध है। तो 4 बंध को हमको क्या करना है? तोड़ना है। तो 4 बंध को तोड़ने के लिए अलग अलग ऊर्जा होगी। कैसे अलग अलग ऊर्जा होगी? जैसे एक बंध को हम पहले तोड़ देते हैं। एक बंध CH3 बॉन्ड H, एक बंध को हम तोड़ेंगे तो इसकी बंधन वियोजन ऊर्जा का मान होता है 102। अब हमारे पास में आ जाएगा CH3 बचा तो ये हो जाएगा CH2 और H। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो इसकी बंधन ऊर्जा का मान होगा 105। फिर यहां पर आ जाएगा CH बॉन्ड, इसकी बंधन ऊर्जा का मान होता है 108। अब केवल बचा C और H, इसकी बंधन ऊर्जा का मान होता है 83। अब इनको टोटल को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 8 15 16 17 और 18 9 और ये हो जाएगा 398। अब ये 398 में कितने बॉन्ड है? 1 2 3 और 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो जो आएगा
936 बच गया यहां पर 3, फिर 9 बार 2 बच गया 0.5। तो ये जो आया 99.5 किलो जूल प्रति मोल, ये जो होगी इसकी औसत बंधन ऊर्जा होगी मीथेन की। ठीक है, जबकि अलग अलग बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होगी वो उसकी क्या होगी, वियोजन ऊर्जा। जैसे बंधन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा मीथेन में एक अणु बंध को तोड़े इस अणु में तो 102 ये बंधन वियोजन ऊर्जा हो गई। यहाँ पर तोड़े 105 बंधन वियोजन ऊर्जा हो गई। यहाँ पर तोड़े 108 बंधन वियोजन ऊर्जा हो गई। यहाँ पर तोड़े 83 आया बंधन वियोजन ऊर्जा। टोटल को जोड़ करके 4 बंध को तोड़े और 4 से डिवाइड कर दिए तो वो हो गई उसकी औसत बंधन ऊर्जा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बंधन ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। अब बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, बंधन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो बंधन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले पहला कारक होता है अतिव्यापन में भाग लेने, प्रभावित करने वाले कारक है। बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, तो बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आता है अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या और इसका परिमाण। यहां लिख सकते हैं वह परिमाण, अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या और परिमाण, मतलब अतिव्यापन में जितने अधिक ऑर्बिटल भाग लेंगे बंधन ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा और उनके परिमाण यानी उसके आकार पर भी क्या करता है, ये निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा होता है संकरित ऑर्बिटलों का स्वभाव। संकरित ऑर्बिटल का स्वभाव से मतलब है कि किसमें कितना, जैसे मान लो एक हो गया sp संकरित ऑर्बिटल, दूसरा हो गया sp2 संकरित ऑर्बिटल, तीसरा हो गया sp3 संकरित ऑर्बिटल। तो यहाँ पर p स्वभाव 1 है, यहाँ पर p स्वभाव बढ़ गया, यहाँ पर p स्वभाव बढ़ गया, तो बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। संकरित ऑर्बिटलों की संख्या बढ़ेगी तो बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। ऑर्बिटल में अतिव्यापन के प्रकार पर भी निर्भर करता है। अतिव्यापन के प्रकार पर निर्भर करना का मतलब, यदि मान लो आणविक ऑर्बिटल का निर्माण अगर अतिव्यापन से सिग्मा आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है तो बंध की बंधन ऊर्जा अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, पाई की अपेक्षा। अगर पाई आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होगा तो बंध ऊर्जा कम होगी, जबकि सिग्मा आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होने पर बंध की ऊर्जा का मान अधिक होता है। दूसरा होता है बंधी परमाणु के आकार पर, यानी जो परमाणु बंध बनाने में भाग ले रहा है उसके आकार पर भी निर्भर होगा। यदि आकार बड़ा होगा तो बंध लंबाई का मान बढ़ जाता है और नाभिक की आकर्षण कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अणु को वियोजित करने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आकार बढ़ेगा अगर परमाणु का तो बंध ऊर्जा का मान कम होगा। एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर मान लो किसी अणु में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर बंधन ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे मान लो C सिंगल बॉन्ड C, इसकी बंधन ऊर्जा का ये जो, जैसे यहाँ पर दोनों के बीच में एकल बॉन्ड है, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी बंधन ऊर्जा का मान होता है 348। जबकि यहाँ पर दूसरा चीज हम ले लेते हैं N और N के बीच इनके पास में एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होने पर बंधन ऊर्जा का मान और कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 163। उसी प्रकार ऑक्सीजन के पास में
दो होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति, इसमें बंधन ऊर्जा और कम हो जाएगी, 146 हो जाएगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ने पर बंधन ऊर्जा का मान जो होता है वह कम होता है। यानी अगर किसी परमाणु अणु के साथ पास, किसी अणु में परमाणु के पास अगर कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है तो उसकी बंधन ऊर्जा अधिक होगी, और जैसे जैसे एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या में वृद्धि होते जाएगी बंधन ऊर्जा का मान कम होते जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया सी सिंगल बॉन्ड, सी में कोई भी एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है तो इसकी बंधन ऊर्जा 348 किलो जूल प्रति मोल है, जबकि नाइट्रोजन में एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म है तो 163 किलो जूल प्रति मोल है, इसमें दो है तो इसका 146 किलो जूल प्रति मोल है। तो इस प्रकार बंधन ऊर्जा जो होती है वह एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। बंध लंबाई, बंध लंबाई मतलब क्या होता है, किसी परमाणु के, किसी अणु में दो परमाणुओं के नाभिक से बीच की दूरी को हम कहते हैं बंध लंबाई। परमाणु के, दो परमाणुओं के नाभिक से बीच की दूरी जो होती है वह क्या कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। और ये बंध लंबाई जो होती है ये अलग अलग परमाणुओं में या अणु में अलग अलग परमाणुओं के बंध लंबाई का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बंध लंबाई जो होती है, दूसरी चीज बंध लंबाई किस किस चीज पर निर्भर करेगी, ये बंध लंबाई जो होती है उस अणु की प्रकृति पर निर्भर करेगी, संभवन ऊष्मा पर निर्भर करेगी। उसका इस मतलब बंध लंबाई जो होती है, तो बंध लंबाई को प्रभावित क्या क्या कारक कर सकते हैं। सबसे पहला कारक तो प्रभावित करने वाला एक होता है ऋण विद्युतता में अंतर। अगर साझे में भाग लेने वाले दो परमाणु की ऋण विद्युतता में अंतर जितना अधिक होगा उनके मध्य आकर्षण भी उतना ही अधिक होगा, और आकर्षण अधिक होने से बंध लंबाई का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज होता है बंधों की संख्या पर भी निर्भर करती है। बंधों की संख्या पर कैसे निर्भर करेगी, अगर बंध लंबाई का मान जो होता है वो बंधों की संख्या पर निर्भर करती है। कैसे, यदि बंधों की संख्या बढ़ जाएगी तो बंधों की संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई का मान जो होता है वो घटता है। कैसे, जैसे हम कार्बन लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड सी की बंध लंबाई जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि सी डबल बॉन्ड सी लेते हैं तो इसकी बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है ना। उसी प्रकार सी ट्रिपल बॉन्ड सी लेते हैं तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पर एकल बंध है, यहाँ पर द्विबंध है, यहाँ पर त्रिबंध है। बंधों की संख्या बढ़ी, बंधों की संख्या बढ़ी तो बंध लंबाई का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार बंधों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरी चीज, इसका मान अनुनाद पर भी निर्भर करता है। अनुनाद, यदि मान लो किसी अणु में अनुनाद पाया जाता है तो अनुनाद पाए जाने पर अनुनाद में बंध लंबाई का मान क्या होता है, घट जाता है। जैसे बेंजीन में क्या होता है, अनुनाद संभव है, तो बेंजीन में क्या होता है, एक एकल बंध होता है और एक सिंगल बंध। यहाँ पर सब में क्या होता है, कार्बन कार्बन, है ना। तो कार्बन कार्बन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में एकल बंध की बंध लंबाई 1.54 और द्विबंध की बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि अनुनाद के कारण ये जो बंध लंबाई जो है वो घट जाती है और 1.40 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो अनुनाद के कारण बंध लंबाई के मान में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। और एक होता है संकरण का स्वभाव। संकरण का स्वभाव जो होता है, संकरण अगर मान लो अधिक, जैसे संकरण में एस स्वभाव जितना अधिक होगा तो बंध लंबाई का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो और संकरण में संख्या बढ़ जाएगी। जैसे मान लो sp संकरण हो गया, sp2 संकरण हो गया, sp3 संकरण हो गया, तो इसमें बंध लंबाई का मान धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटलों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार क्या होता है, बंध लंबाई को ये चीज प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस बंध लंबाई के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं,
अणु की बंधन ऊर्जा की भी गणना कर सकते हैं। अगर बंधन ऊर्जा की गणना कैसे, अगर बंध लंबाई कम होगी, बंध लंबाई कम हो जाएगी तो बंधन ऊर्जा का मान अधिक होगा, जबकि बंध लंबाई अधिक होगी तो बंधन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दूसरी चीज बंधों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। बंधों, इस बंध लंबाई की सहायता से हम अणु के स्थायित्व के बारे में ज्ञात पता लगा सकते हैं। उसकी क्रियाविधि, किसी रासायनिक क्रियाविधि में भी बंध लंबाई का अत्यधिक महत्व होता है। तो ये परीक्षा में बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं या बंध लंबाई किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक दीजिए, एक क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको बंधन ऊर्जा भी और बंध लंबाई भी।